हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज डिस्कस करूंगा कैन नरेंद्र मोदी बिकम इंदिरा गांधी। अब आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगाई गई थी और ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा लगाई गई। और मेरे इस टॉपिक को लाने का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि मैं डिस्कस करूंगा क्या कोई प्रधानमंत्री आज के डेट में या आज के बाद भी इम्पोज कर सकता है उस तरह की इमरजेंसी, उस तरह से इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इम्पोज की थी। मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। किसी प्रकार की पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं होंगी, सिर्फ पॉलिटी को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी वो किस तरह से लगाई गई थी। पीएम इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था ऑल इंडिया रेडियो पे कि हमारे देश में इमरजेंसी लग गई है और इससे किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। और इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था फारुकुद्दीन अली अहमद, जो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। और आप सबको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो जब इंदिरा गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें देखा आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगता है, उस पर इमरजेंसी लगा दी गई। और इमरजेंसी का उस समय कारण दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल मतलब आंतरिक, डिस्टर्बेंस मतलब प्रॉब्लम, मतलब देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उस बेसिस पे उस समय इमरजेंसी लगाई गई थी। और सही थी गलत थी इस पर कोई डिस्कशन फिलहाल मैं नहीं करने जा रहा। फाइनल डिसीजन टू इम्पोज एन इमरजेंसी वाज प्रपोज्ड बाय, या ध्यान दीजिएगा, प्रपोज्ड बाय इंदिरा गांधी, एग्रीड अपॉन ऑन प्रेसिडेंट। अब देखिए, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रपोज किया कि इमरजेंसी लगाइए, ठीक। अब इस इमरजेंसी को प्रपोजल किसको दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह प्रपोजल दिया गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस प्रपोजल को देखा और इमरजेंसी लगा दी। ये कोई रिटर्न प्रपोजल नहीं था, ये कोई रिटर्न प्रपोजल उस समय नहीं था। इसे बाद में कैबिनेट से रेक्टिफाई कराया गया। कैबिनेट आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इज कॉल्ड कैबिनेट। और बाद में उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल कराया गया। अब हम आगे देखेंगे किस तरह से अप्रूवल होता है इमरजेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमरजेंसी लगाई कब जा सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज देखें तो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एबनॉर्मल सिचुएशन। मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन ये होता है जैसे हमारे घर में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ठीक, डेली वो काम कर रहे हैं, 9 बजे नाश्ता करना, 12 बजे खाना खाना, फिर शाम में नाश्ता खाना, इस तरह ये हमारा नॉर्मल। लेकिन एकाएक हमारे घर में, अगर मान लीजिए हमारे घर में 5 सदस्य हैं और एकाएक 15 सदस्य और आ जाते हैं जो गेस्ट, तो फिर वो जो सिचुएशन हो जाएगी हमारे घर की, वो क्या हो जाएगी? अब नॉर्मल सिचुएशन। हमारा जो रूटीन है वो कंप्लीटली बिगड़ जाएगा। तो देश का सिचुएशन कब बिगड़ता है? जब देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और सॉवरेनिटी, संप्रभुता पर खतरा। अगर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे खतरा होगा तो वो हमारे देश के लिए एबनॉर्मल सिचुएशन होगा। और जब एबनॉर्मल सिचुएशन होगा तो उसको डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल औजार दिया है जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी। ओके। और जब इमरजेंसी लगाई जाती है ना, तो फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारे, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटर प्लस स्टेट अलग अलग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। ये सीधे यूनिटरी हो जाता है, मतलब कि स्टेट की पावर 0 हो जाती है। स्टेट की पावर क्या हो जाती है? 0। सारा पावर किसके पास चला आता है? सेंटर के पास चला। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट भंग नहीं होती है, हाँ, उसकी पावर निल हो जाती है। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आर्टिकल 356 में लगाई जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जिसकी चर्चा कोरोना के समय में हो रही थी फर्स्ट वेव में, उसे आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे सर्च करें नीलांशु सर, वहां मैं आपको मिलूंगा और मुझे वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा कि 1970, अब हम जानते हैं कि इमरजेंसी 1975 से 1977 तक रही थी इंडिया में। तो 1977 के पहले हमारे देश में इमरजेंसी किस तरह से लगती थी, और 1977 के बाद जब 1978 में 44th अमेंडमेंट हो गया तो किस तरह से चेंजेज आए इमरजेंसी प्रोविजंस में, और क्यों
अब इमरजेंसी लगाना उस तरह से आसान नहीं रहा जिस तरह से 1977 के पहले या 1978 के पहले हुआ करता था। अब जब 1977 या 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उस समय इमरजेंसी लगाने के लिए क्या क्या रीजंस दिए जा सकते थे। एक, वॉर, अगर दूसरे देश के साथ हमारा वॉर हो जाता है तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, और इमरजेंसी किसी एक पार्टिकुलर एरिया में भी लगाई जा सकती है और पूरे देश में भी लगाई जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहरी आक्रमण अगर हमारे ऊपर हो जाए तो भी हम देश में आपातकाल लगा सकते थे। और इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिस बेसिस पे हमने इमरजेंसी 1976 में 1975 में देखी थी। ठीक, तो ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस का इमरजेंसी, उस समय देश के आंतरिक प्रॉब्लम का इमरजेंसी था। लेकिन जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था ना, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड ही था। इस वर्ड के कारण, ये वर्ड जो है ना बहुत ही विशाल मीनिंग अपने आप में रखता है। विशाल मीनिंग का मतलब, अगर मान लीजिए कि किसी मान लीजिए ऐसा हो ना, बट कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले पे हमला हो जाए तो भी एक तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस माना जा सकता है। हो सकता है कि कहीं लोग दंगा फसाद करें, उसे भी इंटरनल डिस्टर्बेंस माना जा सकता है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो मीनिंग है वो बहुत ही वैग है, बहुत बड़ा है। दैट इज द रीजन कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण उस समय आसानी से इमरजेंसी लगाई गई थी। और कैसे लगती है, पीएम कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को कैबिनेट के कंसल्टेशन के बाद और इमरजेंसी लग जाती है। सिंपल, पीएम ने प्रेसिडेंट को कहा हेलो, फोन लगाया, इमरजेंसी लग गई। लेकिन क्या चेंज है, अब देखिए ये था आसान तरीका से इमरजेंसी लगना, अब इसमें चेंज किया गया, ताकि अब इमरजेंसी इस तरह से आसान तरीके से नहीं लगाई जा सके। उसके लिए क्या किया गया, वॉर रहने दिया गया, एक्सटर्नल एग्रेशन रहने दिया, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन आर्म रिबेलियन कर दिया गया। आर्म रिबेलियन मतलब अगर अब हथियार के साथ लोग विरोध करते हैं तो इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्म रिबेलियन के बाद जो इमरजेंसी लगेगी वो आज भी कहा कहलाएगी, इंटरनल इमरजेंसी। और इस दोनों मतलब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर इमरजेंसी लगती है तो उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहेंगे। क्लियर। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में आर्म्स इतने आसानी से अवेलेबल होते नहीं है, तो आर्म रिबेलियन होना इंडिया में बहुत ही टफ काम है। दैट इज द रीजन कि इसको क्या किया गया, इंटरनल एग्रेशन को इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन कर दिया गया। और क्या चेंज लाया गया, चेंज लाया ये गया, प्रेसिडेंट कैन ओनली, ये ओनली वर्ड डाल दिया गया, प्रोक्लेम एन इमरजेंसी when he or she has confirmation of the crisis situation by PM and their cabinet presented in written form। देखिए चेंज क्या आया, सिर्फ कंसल्टेशन, लेकिन अब क्या था, अब क्या किया गया, प्रेसिडेंट को ये भरोसा दिलाना होगा, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, रिटर्न फॉर्म में, कि देश में क्राइसिस सच में है तभी इमरजेंसी लगे। पहले क्या था, सिर्फ पीएम कम्युनिकेट कर देते थे कैबिनेट के कंसल्टेशन पर तो इमरजेंसी लग जाती थी। अब मान लीजिए कि आज जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक रिटर्न एप्लीकेशन दे प्राइम मिनिस्टर को, उस पर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की साइन हो, उसके बाद वो पीएम के पास गया, पीएम ने प्राइम मिनिस्टर के पास गया, प्राइम मिनिस्टर ने उसे देखा और बोला, प्रेसिडेंट ने उसे देखा और बोला कि ये सही सिचुएशन नहीं है इमरजेंसी लगाने का, मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा, और हाँ ये बात अब हो सकती है, अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट कर सकते हैं रिटर्न एप्लीकेशन को, रिटर्न डिजायर को, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का। किसे रिटर्न करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैबिनेट को रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर कैबिनेट फिर इस पे अप्रूवल दे देता है तो प्रेसिडेंट को इंडिया में इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में, मतलब क्या क्या रीजन है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म। इसको याद करने के लिए आप याद सकते हैं WEAR, W से वॉर, E से एक्सटर्नल एग्रेशन, AR से आर्म रिबेलियन। ठीक, तो ये रीजन होंगे। अब रीजन के बाद क्या करना होगा, एक डिजायर भेजना होगा, किसे भेजना होगा, प्रेसिडेंट को भेजना होगा, वो रिटर्न फॉर्म में होगा, उसमें पीएम और कैबिनेट की सिग्नेचर होगी। उसके बाद प्राइम प्रेसिडेंट उसको देखेंगे कि सच में ये सिचुएशन है कि नहीं, अगर सिचुएशन सच में होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा देंगे इमरजेंसी, अगर नहीं होती है तो आर्टिकल 74 का सहारा लेके उसे रिटर्न कर देंगे, और अगर फिर भी कैबिनेट उसे अप्रूवल देती है तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया, इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगने के बाद क्या प्रोविजंस है, इमरजेंसी आज, अब इमरजेंसी लगाने के लिए हर बार तो हम पार्लियामेंट के पास तुरंत जाएंगे नहीं, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल एकाएक हो जाते हैं। अगर उस समय हम पार्लियामेंट की सेशन बुलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला ये था पहले कि पार्लियामेंट की सेशन 2 महीने के अंदर बुलाकर एक सिंपल मेजोरिटी से हमें उस इमरजेंसी को पास कराना। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि प्रेजेंट प्लस वोटिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर उस समय 200 मेंबर प्रेजेंटेड हैं 543 में से लोकसभा में, तो उसका आधा
+1 मतलब 101 मेंबर अगर उसमें वोट कर दिए तो वो पास हो गया। तो ये आसानी से पास हो जाता था, ये आसानी से पास हो जाता था। दैट इज द रीजन कि उस इमरजेंसी आसानी से लग गई। और दूसरा, इसे इनडेफिनिट पीरियड तक, एक बार इमरजेंसी लग गई तो फिर लग गई, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे, इमरजेंसी कंटिन्यू 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 करेगा। लेकिन 1978 के अमेंडमेंट के बाद क्या चेंज लाया गया कि अब सिंपल नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट प्लस वोटिंग बाय 2 बट 2/3। कितना? 2/3, 1/2 नहीं, 2/3। मान लीजिए कि उस समय 300 मेंबर प्रेजेंट है तो 2/3 इसका हो जाता है 200। और क्या, उसमें जो लोकसभा या राज्यसभा की स्ट्रेंथ है ना, उसका हाफ। अब राज्यसभा की स्ट्रेंथ का हाफ क्या है? 272। तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है? क्या नहीं मैच कर रहा है, तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो करना क्या होगा कि जो मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं वो 273 इमरजेंसी लगाने के पक्ष में वोट करें, तभी इमरजेंसी लगेगी। और ये काम 1 महीने के अंदर करना होगा, जैसा कि पहले 2 महीने का बात था, उसे चेंज करके क्या कर दिया गया, 1 महीने। अब देखिए, मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि अगर इमरजेंसी लग गई, आज लग गई और 1 महीने के अंदर बिल वो इमरजेंसी वाला पास नहीं हुआ स्पेशल मेजॉरिटी से, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इमरजेंसी उसी समय समाप्त। अब मैंने पहले बताया कि इसे इनडेफिनिट, इनफाइनाइट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन अब हर 6 महीने पर उसकी जांच होगी कि अब आगे इमरजेंसी की जरूरत है या नहीं। अगर आगे इमरजेंसी की जरूरत नहीं होती है तो ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए इमरजेंसी की आगे जरूरत है और उसे फिर पास कराया जाएगा, फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराया जाएगा, फिर 2/3 लोगों को वोट करना होगा और वो वोट 273 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जरूरत होने के बावजूद भी इमरजेंसी उसी समय खत्म हो जाएगी। पहले इमरजेंसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में, क्योंकि 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की में ऐसा चेंज किया गया था, जिसमें 35 आर्टिकल के सब क्लॉज 2 में चेंज करके ऐसा किया गया था। लेकिन अब हम अगर इमरजेंसी लगती है तो उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जब इमरजेंसी लगाई जाती थी तो आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता था, जिसमें हमें राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट है। तो हैबियस कॉर्पस का जो रिट्स है वो अवेलेबल है। हैबियस कॉर्पस का रिट्स क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अगर इमरजेंसी के टाइम में जैसे पहले अरेस्ट होते थे तो उनको कोर्ट में पेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि लगा हुआ था इमरजेंसी। लेकिन अब हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हैं कि मेरा फलना रिश्तेदार जेल में है, हम हैबियस कॉर्पस के थ्रू पिटीशन फाइल किया। अब अगर हैबियस कॉर्पस के थ्रू हम पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट आदेश देगी कि उस आदमी को मेरे सामने पेश करो और बताओ कि तुमने उसे अरेस्ट किया है वो लॉफुल है या नहीं, मतलब लॉ के अनुसार अरेस्ट किया है या बस इसी तरह उठा लिया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन अभी तक तो था कि इमरजेंसी कैसे हटेगी, 1 महीने के अंदर काम खत्म, 1 महीने के अंदर बिल पास नहीं हुआ तो काम खत्म। पहले था 2 महीने के अंदर, अब 6 महीने में रिव्यू होगा। तो लेकिन बीच में भी मान लीजिए कि इमरजेंसी लग गई, 2 महीने के अंदर उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, अब 6 महीने तक तो वो एक्सटेंडेड है। अगर वो 6 महीने तक एक्सटेंडेड है, उस बीच में अगर लगे कि इमरजेंसी को हटाना है तो क्या करना होगा? तो तो करना यह होगा कि लोकसभा में सिर्फ एक प्रपोजल ऑफ बिल लाना पड़ेगा, जिसको कहेंगे डिसप्रपोजल ऑफ इमरजेंसी। और लोकसभा के 10% मतलब 55 मेंबर एटलीस्ट अगर सपोर्ट करते हैं तो वो बिल पेश हो जाएगा। और इस बिल के पेश होने के लिए 14 दिन के अंदर लोकसभा की सेशन बुलाई जाएगी, और 14 दिन के अंदर अगर लोकसभा की सेशन उस डिसप्रपोजल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है तो इमरजेंसी उसी समय खत्म हो जाएगी। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस ये किया कि इमरजेंसी लगा दिए, प्रेसिडेंट अपने पीएम ने बोला इमरजेंसी लगा दी, लेकिन बाद में पीएम का बोलना नहीं, पीएम प्लस कैबिनेट का रिटर्न होना चाहिए तो इमरजेंसी लगेगा। और प्रेसिडेंट अब उसको आर्टिकल 74 के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म रिबेलियन कर दिया गया। पहले 2 महीने के अंदर वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता था, अब 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होगा। उस समय एक बार लग गया तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलता रहता था, अब हर 6 महीने की उस पर उसकी रिव्यू होगी और फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। और अगर इसी बीच में लगता है कि इमरजेंसी नहीं रहना चाहिए और 10% लोकसभा के मेंबर ऐसा बिल पेश करते हैं तो 14 दिन के अंदर सेशन को बुलाया जाएगा, किसका? लोकसभा का सेशन। और अगर वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी।
अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा वो कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों। अब अगर राज्यसभा लोकसभा सेशन में नहीं है, मतलब लोकसभा भंग हो गई इमरजेंसी के लगते ही, तो क्या होगा? तो सिर्फ राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास कर देती है तो इमरजेंसी आगे कंटिन्यू होगा और हर 6 महीने पे कंटिन्यू करना है, और हर 6 महीने पे कंटिन्यू करके इसे हम अनलिमिटेड पीरियड तक बढ़ा सकते हैं। यही था आज का मेरा वीडियो। होप आपकी वीडियो पसंद आया। जैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना